चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपका अनुराग गौतम। कल की मेरी संविधान की कक्षा जो मौखिक रूप से आपके लिए बनाई गई थी, जो मतलब कमरे में ही बना रखी थी मैंने, उसकी अगली कक्षा मैं आज बोर्ड पे लूँगा। तो बोर्ड में कल मेरी आपकी चर्चा भारतीय संविधान के बारे में हुई थी। उस संविधान के बाद थोड़ी सी उसका एप्लीकेशन फॉर्म राज्य व्यवस्था के रूप में डिफाइन करने की कोशिश करी थी। इसमें मूलभूत अवधारणा के रूप में मैंने आपसे उसके अंग की बात की जाए तो तीनों अंग बता रखे थे। संविधान की परिभाषा दे रखी थी आपको, संविधानवाद किसको कहते हैं इसको डिफाइन कर रखा था। और उसकी अगली कड़ी के रूप में जो संविधान का एक निर्वचन है कि उसके भाग है, फिर उसका अनुच्छेद है, मान के चलिए एक क्षेत्र या एक जैसी वस्तुएं के लिए, एक जैसी तत्वों के लिए अगर बात की जा रही है तो उसको हम भाग कहते हैं। और एक व्यक्ति के रूप में अगर कैसी बात की जा रही है, जैसे भाग 5, तो मान के संघ का शासन है तो भाग 5 हो गया मान के चलिए। और किसी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए बात की जा रही है तो फिर आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल्स में भी अगर उसके रूप में विशेष कोई बात की जा रही है या कोई उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको फिर आपने आर्टिकल को भी क्लॉज में बांट रखा था। और उस क्लॉज का भी अगर हो सकता है दायरा अगर बड़ा होता है तो उसको आप सब क्लॉज में बांट के देखते हैं। तो उसको संविधान के एक निर्वचन के प्रक्रिया में मैंने आपको सारे खंडों से अवगत करा रखा था और उसकी परिभाषा भी आपको दे रखी थी। अगली बात मैंने आपको इसके 3 अंग बताए थे। 3 अंग के कंडीशन में संविधान के तत्व के रूप में और संविधान सरकार के अंग के रूप में पहला कंडीशन दर्शन था। दर्शन पक्ष उसका कितना होगा तो ए 1/3 मैंने आपको दर्शन पक्ष बताया था, जिसमें 4 शामिल किए गए थे। दूसरा पक्ष मैंने सरकार के गठन की बात की गई थी। तो सरकार के गठन के 3 अंग होते हैं, जिसमें से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर एक सरकार बनती है। तो उसके भी मैंने शायद आपको वर्गीकरण बता रखा है कि विधायिका के 2 अंग होते हैं। दोनों अंग केंद्रीय और राज्य स्तर पर किए जाते हैं। और केंद्रीय स्तर पर उसकी कंडीशंस अगर देखी जाए तो संसद के रूप में होती है, और अगर यहाँ देखी जाए राज्य में तो उसको फिर राज्य विधानमंडल का नाम से एक संबोधन किया जाता है। उसकी विधायिका भी एक संबोधन के, विधायिका मतलब पूरे वर्ल्ड की जितने भी देश हैं उसमें जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसे विधायिका कहते हैं। और विधायिका का नाम क्या होगा आपके देश में, उसको नाम आप अलग अलग दे सकते हैं। जैसे किसी में कांग्रेस है, किसी में पंचायत है, किसी में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कह दीजिए, या मान चलिए सूडान, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भारत के संदर्भ में उसको संसद कहा जाता है। दूसरी कंडीशन की बात आती है राज्य, इनके भी दो पार्ट होते हैं। तो उसमें आप लोकसभा मान लीजिए, राज्यसभा मान लीजिए, और राज्य विधानमंडल में तो आपको ज्ञात है जैसे कि विधानसभा जो लोकसभा जैसा काम करती है, और विधान परिषद जो एक राज्यसभा जैसा काम करती है। दोनों की शक्तियाँ एक समन्वय पर आधारित होती हैं। कुछ शक्तियाँ इधर उधर मतलब इतर वितर काम करती है, जिसमें कुछ संदर्भों में लोकसभा की शक्तियाँ जैसे राज्यसभा से ज़्यादा हैं, उसी प्रकार जितनी राज्यसभा की शक्तियाँ हैं शायद उतनी शक्तियाँ विधान परिषद को प्राप्त नहीं है। थोड़ा सा ये शक्तियों का जब वर्गीकरण या शक्तियों का मान चलिए ताकत के अधिकार की बात आएगी जब मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करूँगा। अगली मैंने कार्यपालिका को आपको डिफाइन कर रखा था कि कार्यपालिका क्या है साहब। तो कार्यपालिका का मतलब है कि जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का एप्लीकेशन किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उनको लागू किया जा रहा है, उनको अधिनियमित किया जा रहा है। अधिनियमित का मतलब होता है, प्रस्तावना में ये वर्ड 3 वर्ड हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में आत्मर्पित करते हैं। तो तीसरी तीनों कंडीशन में जो अधिनियमित होता है वो होता है किसी इंसान की ज़िंदगी में जिन नियमों के सारे वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है उन नियमों में, उन नियमों के सारे या नियमों में लेके उसको लागू करना, तो उसको एक ज़िंदगी का हिस्सा मान लेना, इस चीज़ को अधिनियमित कहते हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे नियम है कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे चलता हूँ, ऐसे फिरता हूँ, तो इन चीज़ों में ये भी एक नियम है कि मैं संविधान को भी मानूंगा, ये भी मेरा एक नियम की तरह कार्य करेगा। तो जो नियम विधायिका बनाती है, विधायिका बना के उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम, उसको लागू करने का काम, उसको स्थानीय स्तर तक पहुंचाने का काम जो होगा वो कार्यपालिका का होगा। कार्यपालिका को प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार की हो सकती है। एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए मतलब यानी कि केंद्रीय स्तर पर, एक उसको राज्य स्तर पर देखा जा सकता है।
तो जो केंद्रीय स्तर पर होती है कार्यपालिका के अंग के रूप में बात बताई जाए तो एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, एक मान के चलिए मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होती है। और उसमें जो केंद्रीय सेवाएं जो होती हैं, जो आप संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था या अखिल भारतीय संस्था के रूप में देखते हैं, उसको हम लोग नौकरशाही के नाम से जानते हैं, वो नौकरशाही इसमें शामिल की जाती है। राज्यसभा के संदर्भ की बात की मतलब राज्य स्तर की बात की जाए तो राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो प्रोविंशियल सर्विस होती है उसको हम राज्य स्तर की नौकरशाही कह सकते हैं। तो राज्य स्तर में नौकरशाही की अगर तत्वों की बात की जाए कि कौन कौन से तत्व उसमें शामिल किए जाते हैं, तो पहला तो मैंने आपको बता ही रखा था, कल भी बता रखा था कि एक आपका ये होगा उपराज्यपाल, और दूसरी कंडीशन आपकी मुख्यमंत्री, क्योंकि वहाँ उपराष्ट्रपति होता है पर यहाँ उपराज्यपाल नहीं होता है किसी भी प्रांत में। जहाँ यूटी स्टेट है वहाँ उपराज्यपाल का ऐसा कोई देखा जाता है कि वहाँ इनका जहाँ राज्यपाल की नियुक्ति न करके उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो वो राज्यपाल काम कर रहा है उसी तरह का फिर उपराज्यपाल काम करता है, तो दोनों का एक जैसा ही रोल है। तो उसमें प्लस प्रांतीय नौकरशाही, तो ये पूरा चरण मिला के मैंने आपको बताया कि ये दोनों नौकरशाही मिलके इनको विधायिका के बनाए गए नियमों को पालन करती हैं या उसको लागू करने का प्रयास करती हैं। तीसरी कंडीशन न्यायपालिका की बताई थी, जिसमें संघ न्यायालय की बात की गई थी। संघ मतलब एक संघ के लिए न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर केंद्रीय स्तर का होगा, उसके लिए प्रांतीय स्तर पर हर एक के लिए एक हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जो विधायी तरीके से देखा जाए तो प्रकृति के तौर पे इसको मतलब क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों मामलों के लिए एक जिला एवं सत्र न्यायालय, जो न्यायालय एक होगा मगर दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करेगा। उसके छोटे स्तर पर फिर आप जानते हैं जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न और एडीजे, एडीजे के बाद डीजे, डीजे के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो ये एकीकृत इसका एक छोटा सा रूप है। कुछ संदर्भों में ऐसा देखने को माना गया है कि मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अपना ही हिस्सा एक अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट को मानता है। अगर अवमानना की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि वो संघीय न्यायालय के पक्ष में या संघीय न्यायालय के विरुद्ध अगर कोई बात कही है, तो अगर हाई कोर्ट की कही है तो वो न माने कि भाई हाई कोर्ट की कही है और इसमें न्यायपालिका की अवमानना की तो कोई बात आती नहीं है, तो वो अपना ही अवमानना मानता है अगर किसी न्यायालय की ऐसी कोई विवेचना, आलोचना या कोई ऐसा आप गलत टिप्पणी करते हैं तो ये तो रही कल की चर्चा। और आज की मैंने आपको रात को जब क्लास एंड की होगी, समाप्त की होगी, तो मैंने आपसे शायद बताई होगी कि मैं अगली जो चर्चा करूँगा वो आपसे बहुमत के प्रकार से करूँगा, क्योंकि बार बार एक वर्ड आएगा कि साधारण बहुमत से पास किया जाता है, विशेष बहुमत से पास किया जाता है या प्रभावी बहुमत से पास किया जाता है। तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा सा आपको ये जो मूलभूत शब्दावलियाँ हैं, जैसे एनसीईआरटीज़ में भी आपने देखी होंगी पीछे 2 पेजों पर एक बड़ी प्यारी सी शब्दावली दी होती है, मुझे लग रहा है वो बहुत ज़रूरी होती है हर एक बच्चे को। शायद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उन चीज़ों को कम से कम, एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ी है तो उसको 3 बार पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी अगर 2 बार पढ़ी है तो उसको कम से कम 7 बार पढ़ना चाहिए। उनको अपने जहन में वही शब्दावलियाँ आपकी भाषा को, आपके मतलब रिप्रेजेंटेशन को ये तय करती हैं कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको याद है और आप उन शब्दों को कैसे जोड़ पा रहे हैं। वो शब्दावलियाँ देखा जाए तो बहुत मतलब एक उसी प्रारूप की होती हैं जैसे आप भूगोल के विषय में लिख रहे हैं और मान के चलिए लोक प्रशासन जैसे विषय का आप जवाब देना चाह रहे हैं, तो आप भौगोलिक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग शब्दावली है। जैसे आपने कहीं कहीं एक डिक्शनरी भी निकलती देखी होगी जिसको प्रशासनिक शब्दावलियाँ कहते हैं। तो प्रशासनिक शब्दावलियाँ प्रशासन के क्षेत्र में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं बोलचाल में, रिप्रेजेंट में या किसी मान चलिए वाद विवाद में, उन चीज़ों को हम प्रशासनिक शब्दावलियाँ कहते हैं। तो वो चीज़ मायने तो रखती है। मान के चलिए किसी क्षेत्र की बात कर रहे हो कि उसी क्षेत्र के ही वर्ड आपको याद नहीं है या उसी क्षेत्र के वर्ड के बिना प्रयोग के आप दूसरे क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग करके उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें आप एक समन्वय नहीं बना पाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं, मूलभूत शब्द होते हैं, मूलभूत इसके मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उस चीज़ को बार बार जो प्रयोग होने वाले हैं उनको पहले क्लियर कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे आज बहुमत की बात, बहुमत के प्रकार की बात करूँगा कि बहुमत होता क्या है। बहुमत तो आपने देखा होगा
बहुमत। बहु प्लस मत, नहीं ऐसा नहीं है। बहुमत का मतलब है कि मत मतलब मेरा राय क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा ऐसा मानना क्या है, और उसमें बहु मतलब ज़्यादा लोगों की। तो कुछ जितने लोग बैठे हैं उसमें से अगर मान के चलिए ज़्यादा लोग जिस मत के लिए अगर मानते हैं कि ये वाला मत सही है, तो उसको हम फिर बहुमत कहते हैं। बहुमत की कंडीशंस होती हैं क्या, बहुमत मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहली कंडीशन बहुमत की होती है क्या, बहुमत साधारण बहुमत का होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मान के चलिए, एक सेकंड, चलिए सिंपल मेजोरिटी इसको कहते हैं। बहुमत के प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहला मैंने आपको बताया मैंने आपको, बहुमत मतलब ज़्यादा लोग उस चीज़ को मानते हैं, उसे बहुमत कहते हैं। जैसे आपने बहुमत की बात की जाए तो यहाँ 50 हो गए, यहाँ 50 हो गए, तो ये तो बराबरी की स्थिति हो गई ना, तो ये बहुमत कहाँ रहा। बहुमत का मतलब है कि यहाँ अगर आप 51 कर दीजिए और यहाँ 49 कर दीजिए, तो इसका मतलब है ये दो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है, 51 ज़्यादा है 49 से, तो इसका मतलब है ये बहुमत की स्थिति को दर्शा रहा है। अब इसकी प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार साधारण बहुमत माना जाता है। साधारण बहुमत 280 रहे, और 280 कौन रहे साहब, 280 वो कैंडिडेट हैं जो उपस्थित भी थे और जिन्होंने मतदान किया। 20 कैंडिडेट ऐसे रहे जो मान के चलिए माइनस हो गए, जिन्होंने मतदान नहीं किया। अब बात आती है, मैंने आपको परिभाषा के तौर पे जैसे कि बताई थी कि उपस्थित एवं मत देने वाले लोगों का बहुमत। उपस्थित एवं मत देने वाले लोगों का बहुमत की जब बात आती है तो 50% अंश से एक ज़्यादा हो, मगर भले ही ज़्यादा हो, तो 50% प्लस के रूप में देखा जाता है। तो इसमें मान लीजिए 280 उपस्थित भी हैं और मतदान भी दे रहे हैं, तो इसका 50% 140 हो गया। 50% 140 हो गया, तो 140 तो बराबर की स्थिति रही, और बराबर की स्थिति में अगर आप एक जोड़ देते हैं तो 141 वो संख्या होगी जो एक सिंपल मेजोरिटी के लिए जरूरी और आवश्यक होगी। अगर आप 141 मत ऐसे घेरते हैं, 141 अगर किसी पक्ष में घेरते हैं, तो वो मत फिर आपका वो बिल जो है पास माना जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। दूसरी साधारण बहुमत के रूप में एक कंडीशन आती है कि ये चीज़ तो मैंने आपको बिल्कुल डायरेक्टली दिखा दी। डायरेक्टली से थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड इसको किया जाए, मान के चलिए हो सकता है 300 कैंडिडेट रहे और 300 में से हो सकता है कि 279 लोग ऐसे रहे जो ये तो उपस्थित रहे, ये मतदान वाले रहे, यानी कि आपके 21 लोगों ने मतदान नहीं किया है। अगर 21 लोग यहाँ मतदान नहीं करते हैं, अगर फिर सिंपल मेजोरिटी की अगर संख्या निकाली जाए तो फिर आप कैसे निकालेंगे, तो 279 में कंडीशन रहेगी कि 279 में पहले आप 2 का भाग करेंगे या 50% उसकी संख्या निकालेंगे। ये मैंने आपको बता रखा, 50% से चाहे एक ज़्यादा हो, मगर संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। बराबर की स्थिति में आप बहुमत को नहीं तय कर सकते। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 एकन 2, 2 चौक 8 और 2 7 14, इतना ही होगा ना। 2 एकन 2, 2 3 6, सॉरी 2 3 6 बचा 1, 2 ने 18, 139 संख्या इसकी होगी। 279 को अगर 2 से विभाजित किया जाता है तो 139 आता है। हाँ, 139.5। अब कंडीशन आती है कि 139.5 अगर 279 का एक आधा भाग आ रहा है तो उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर पॉइंट में अगर कोई संख्या आती है तो वहाँ एक न जोड़ के यहाँ का एक नियम काम करता है जिसको दशमलव पद्धति का नियम कहते हैं। उस नियम की एक वो रहती है कि 0.1 से लेके 0.4 तक अगर ये रहती है तो उसको हम पूर्ववर्ती संख्या को इस्तेमाल करते हैं। अगर 0.5 से लेके 0.9 तक अगर संख्या रहती है तो उसमें फिर आप अगली संख्या ले लेते हैं। इसका मतलब आया कि 139.5 है तो हम 5 से लेके 9 है
तो 0.5 से 0.9 के बीच अगर यहाँ दशमलव वाली संख्या आ रही है तो उसमें अगली संख्या लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ 140 ले लेंगे। अगर यहाँ मान के चलिए 0.5 की जगह 0.3 या 0.4 होता तो उस पर फिर हम 139 को सिंपल मेजोरिटी के लिए संख्या तय कर देते। दूसरी कंडीशन आती है साधारण बहुमत के बाद। इसका प्रयोग मैंने आपको बता रखा है, लोकप्रिय एक प्रकार का लोकप्रिय तरीके का बहुमत है। सारे ज़्यादातर कार्यवाहियाँ होती हैं वो इसी के आधार पर होती हैं, इसी के मानक के आधार पर होती हैं, इसी से तय की जाती हैं सिंपल मेजोरिटी से। दूसरी आती है प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत सब क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही प्रभावी बहुमत, आपको बड़े नाम से ही पता चला है प्रभाव वाली कोई संख्या ऐसी रही होगी जिसका बहुमत होना चाहिए। तो मान के चलिए आपकी लोकसभा सदन में, किसी भी सदन में ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी सदन की बात करें, लोकसभा में मान के चलिए आपकी संख्या है 543। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, +2 वाला 95वें संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। तो 543 आपकी कौन सी संख्या है, निश्चित निर्वाचित होकर आने वाली सदस्य संख्या है जो संसद के लिए चुन के आते हैं। तो ये तो आपकी नियत संख्या हो गई। अब प्रभाव बात की जा रही है प्रभाव वाली, तो प्रभाव में कितनी संख्या है आज की कंडीशन में, ये आपको देखना होगा। तो ऐसा तो है नहीं 543 पे अगर निर्वाचन हुआ तो 543 ही जगह भरी होंगी, हो सकता है कोई 50 बीमारियां हो सकती हैं, मान चलिए रेयर कंडीशन कोई ऐसी अप्लाई हो सकती है। तो उसमें 543 में आप एक कंडीशन देख सकते हैं कि चुनाव रद्दीकरण, पहली बात चुनाव रद्दीकरण हो गया साहब। मान के चलिए किसी कारणवश, चाहे विवाद हो गया, चाहे निर्वाचन आयोग ने किया, चाहे वो मान के चलिए किसी कोर्ट ने कर दिया, उस व्यक्ति का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। तो मान के चलिए 543 में से ऐसी संख्या मान के चलिए 20 रही हो। दूसरी कंडीशन आती है, हो सकता है वो व्यक्ति ने किसी व्यक्तिगत कारण से या किसी जनता के दबाव में उसने वो इस्तीफा दे रखा हो, तो इस्तीफा मान के चलिए 10 ने दे रखा है, 20 और 10 30। कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें इन दो के अलावा और कोई रिक्ति दिखा सकें आप, तो उसमें मृत्यु एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रिक्ति दिखा सकते हैं। तो चलिए आप किसी इंसान की मृत्यु कर दीजिए। तो इसका मतलब है 2 कैंडिडेट ऐसे रहे जो जैसे चुनाव जीते वैसे ही भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान को प्यारे होने की कंडीशन आई क्या, ये रिक्ति हो गई साहब संसद के रूप में। तो 20 और 10 30 और 30 और 2 32, यहाँ लिख दूंगा एक बार, चलिए 32 हो गए, 32 आपके रिक्त हैं। अब आइए प्रभावी में नियत संख्या मैंने आपको 543 दे रखी है कि आप 543 आज की वर्तमान स्थिति में चुन के आ रहे हैं। तो प्रभावी संख्या क्या हो सकती है इसकी, तो प्रभावी संख्या जब आपको पता होगी तभी ना प्रभावी बहुमत निकाल पाएंगे। तो 543 में से आप पहले तो 32 को माइनस करेंगे। इसका पूरा सिस्टम होता है प्रभावी संख्या का कि प्रभावी कुल संख्या निर्वाचित माइनस रिक्तियां। तो ये 3 प्रकार की रिक्तियां मैंने आपको बताई चुकी हैं, बात वही आती है। 543 में से जैसे ही आप माइनस करेंगे, 3 में से 2 1, 4 में से 1, 511 संख्या एक ऐसी आ रही है आपके पास जिसमें आप प्रभावी संख्या को देख पा रहे हैं। प्रभावी संख्या में मैंने आप बहुमत की बात की जाए तो /2 करिए और +1 कर दीजिए, मतलब 50% कर लीजिए और +1 कर लीजिए। अगर 511 जैसी संख्या है तो आप +1 नहीं करेंगे, इसका मतलब है दशमलव पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 5 10 मान के चलिए, फिर 1 बच रहा है आपका, तो 2 5 10 कर लीजिए और 0.5 कर लीजिए। तो 0.5 की बजाय आप 255 की बजाय 256 करेंगे यहाँ। तो 256 संख्या ऐसी होगी जो प्रभावी बहुमत के लिए आवश्यक होगी, और 256 मत अगर समर्थन में आप किसी बिल के घेरते हैं तो प्रभावी बहुमत से पास माना जाएगा। अब बात आती है कि ये प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशंस हैं पूरे संवैधानिक प्रक्रिया में जहाँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल मुख्यतः ऐसा देखा जाता है कि 8 जगह ऐसी हैं संविधान में जहाँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से पहली लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तीसरी विधानसभा और चौथी विधान परिषद। इसमें कंडीशन देखी जाए तो इसके सभापति, उप सभापति, राज्यसभा के सभापति
इसके उपसभापति, विधानसभा का सभापति और इसका उपसभापति। और यही कंडीशन विधान परिषद में होगी कि इसका सभापति और इसका उपसभापति, ये 8 कंडीशंस ऐसी होगी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 कंडीशंस ऐसी होगी जहां आप प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल करके इन 8 पदों को हटा सकते हैं या 8 व्यक्तियों को हटा सकते हैं उस पद से। अगला प्रकार की बात की जाए प्रभावी के बाद, तो उसमें होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मुख्यतः देखा जाए तो परिभाषा में देखा जाए तो प्रभावी तो हो गया प्रभाव वाला, तो विशेष तो वही विशेष होना चाहिए, साधारण से तो कुछ विशेष ही होगा। तो साधारण में तो आप 50% जैसा हिस्सा लेके चल रहे थे, उसके आधे से एक अधिक होना चाहिए। यहाँ अगर विशेष बहुमत की बात की जाती है तो विशेष बहुमत का मतलब है कि आप विशेष प्रकार का बहुमत होगा। विशेष प्रकार का बहुमत कैसा होगा साहब? तो पहली कंडीशन इसमें आप देख लीजिए कि विशेष प्रकार के बहुमत में 2/3 जनसंख्या, 2/3 जो संख्या होगी सदन के सदस्यों की, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। 2/3 का मतलब है कि अगर 100 हैं तो आपको तकरीबन 75% लोग उसमें होने चाहिए। अगर मान चलिए 200 है तो उसमें तकरीबन 150 कैंडिडेट समर्थन में होने चाहिए। इसका मतलब प्रभावी बहुमत यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभावी का मतलब ये 2/3 समर्थन है। 2/3 जब आप करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी में तो ऐसा था कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि ना बराबरी बन सकती है अपॉन 2 करके, बटे 2 या आधा भाग उसका करते थे तो आप एक बराबर की स्थिति में आ सकते थे। मगर 2/3 कंडीशन एक ऐसी है जहाँ बराबर की स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा सी स्थिति है, इसीलिए यहाँ +1 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। टाई होने की कोई मतलब वो नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि तो दोनों सब बराबर रहे। 2/3 कह दिया तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब 2/3 सदस्य एक साइड है और 1/3 सदस्य एक साइड है। इसका मतलब 2/3 की अति आवश्यकता है। पहले प्रकार का बहुमत का मतलब है कि उपस्थित, ये पहले प्रकार का बता रहा हूँ मैं आपको, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले लोगों का 2/3 अगर बहुमत आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि वो प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत है। जैसे मान के चलिए 450 उपस्थित रहे आज उसमें से अगर किसी बिल पर वोटिंग कराई गई तो 300 लोग ऐसे रहे जो वोटिंग कर गए, और 300 लोग वोटिंग कर गए तो अगर इसका 2/3 निकाला जाए तो 300 का 2/3 का मतलब है 200 वोट इसके पक्ष में पड़ने चाहिए और 100 वोट भले ही आप विपक्ष में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं साहब। यहाँ कंडीशन ये भी हो सकती थी कि 450 में तो हो सकता है मान के चलिए 150 वोट देना चाहते, मगर हो सकता है विपक्ष में देना चाहते, और 300 उसमें से मान के चलिए 210, 300 से ऐसे मान के चलिए 210 अगर कैंडिडेट पक्ष में डालते और 210 में से 90 वोट ऐसे थे जो विपक्ष में डालते, तो भी कंडीशन वही रहती कि आपको 200 वोट विशेष प्रकार के बहुमत के पहले प्रकार के लिए चाहिए, तो यहाँ आप पास माने जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो आपको ये होगी विशेष बहुमत ये होगा। ये मुख्यतः देखा जाए तो 2 जगह प्रयोग किया जाता है, और 2 जगह कौन से होते हैं? एक तो आर्टिकल 249 जहाँ राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और दूसरी आर्टिकल 312 जहाँ विशेष प्रकार का बहुमत उपस्थित एवं मत देने वाले 2/3 सदस्यों से तय किया जाता है। दूसरे प्रकार का बहुमत कौन सा हो सकता है साहब? तो लीजिए, ये चीज़ जो है बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, उपस्थित रहेंगे और मत देने वाले भी रहेंगे, प्लस क्या हो जाएगा इसमें कंडीशंस लग जाएगी। कंडीशंस आप क्या लगाएंगे सर? तो कंडीशंस आप लगाएंगे कि इसमें कुल का आधा होना चाहिए साहब, एक ज़्यादा होगा चाहे कुल के आधे का एक ज़्यादा, बस एक ज़्यादा हो। तो इसका मतलब कुल आपकी कैंडिडेट कितने? तो लोकसभा में ही अगर आप संदर्भित करें तो मान के लिए 543 हैं, और 543 का आधा कितना हुआ? मान के चलिए 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 1 2 पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब है आप 272 डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ। तो 272 कैंडिडेट ऐसे चाहिए हमें जो आधे से एक अधिक होंगे, मतलब मेजोरिटी में होंगे। अब बात आती है उपस्थित एवं मत। तो उपस्थित एवं मत की कंडीशन में यहाँ आते हैं, तो फिर मान के चलिए 450 कैंडिडेट आए सदन में बैठे,
और 450 में से मान के चलिए 300 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने वोटिंग की, केवल 150 ने वोटिंग नहीं की। और 150 कैंडिडेट ने वोटिंग जब की तो उसमें सिचुएशन दो बनी है। अब एक सिचुएशन बन सकती है कि उसमें से 250 लोगों ने पक्ष में वोट डाला और 250 के बाद 50 लोग ऐसे रहे जिन्होंने विपक्ष में वोट डाल दिया। अब इसका जब मानक तय किया गया कि भाई विशेष प्रकार का बहुमत से पास हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें देखा गया 250 संख्या, और हमें 250 इसके लिए तो सही है कि 300 ने अगर मत दिए तो यहाँ दो कंडीशन, पहली कंडीशन अप्लाई हुई कि उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 होना चाहिए। तो इसका 2/3 जब आप निकालेंगे 300 का, तो 300 का 200 आ गया। तो 200 वाली कंडीशन, इसका मतलब 250 वोट तो आपके पक्ष में पड़े ना, तो 200 वाली कंडीशन आपने पूरी कर ली, क्योंकि 200 उसके लिए 2/3 मेजोरिटी के लिए चाहिए थे और आपने 250 वोट उसमें डाल रखे हैं, तो इसका मतलब 50 वोट और ज़्यादा है। तो पहली शर्त तो आपने पूरी कर दी। दूसरी शर्त थी कि मैंने आपको बताया था एक शर्त है तो कुल के आधे का एक ज़्यादा होना चाहिए। तो दूसरी शर्त की बात की जाए यहीं पर, तो दूसरी शर्त के लिए आधे से एक अधिक, इसकी संख्या हमने जब निकाली तो 272 निकली है। और 272 की संख्या जब निकली तो क्या 250 272 से ज़्यादा है? एक अधिक होना चाहिए, तो इसका मतलब 272 चाहिए, और 272 250 बराबर तो नहीं लगते। तो इसका मतलब है ये सिचुएशन में ये जो बिल होगा या ये बहुमत होगा वो पास नहीं माना जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है, इसी संख्या पे मान के चला जाए कि 450 कैंडिडेट उपस्थित हैं, मत दिया 300 ने, तो उपस्थित है मत देने वाले कितने रहे? इसका मतलब 300 रहे। ये वाले उपस्थित है मत देने वाले अगर 300 रहे तो उसका 2/3, पहली शर्त है 2/3 अगर निकालते हैं तो इसमें 200 संख्या आपकी निकल के आई है कि 200 संख्या ऐसी होनी चाहिए जो उपस्थित एवं मत दिए हैं इन्होंने। उपस्थित एवं मत देने वाले को 2/3 जब निकाला गया तो 200 संख्या आपको मिलनी चाहिए। चलिए, हो सकता है 300 जब वोटिंग की गई और 300 में से मान के चलिए 280 वोट और 20 वोट, ये सिचुएशन रही होती कि 280 कैंडिडेट ने उसके पक्ष में वोट डाल दिया और 20 कैंडिडेट ऐसे रहे जिन्होंने वोट नहीं डाला, मतलब विपक्ष में वोट डाला। वोट न डालने वालों की संख्या तो 450 में से 300 है, 150 वोट ऐसे रहे, 150 सदस्य ऐसे रहे जिन्होंने मतदान ही नहीं किया, तो उपस्थित रहे, मतदान नहीं था। अब कंडीशन आती है कि 280 सदस्यों ने उसमें वोट डाला पक्ष में। चलिए, पहली शर्त तो यहाँ ये कंडीशन थी कि 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए। तो 200 जब आपको 80, 86 नहीं है सर, 20 और 280 300 जब होंगे तो 280 की बात करेंगे तो हमें प्लस 80 मिला है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ हम पास हो रहे हैं कि हमें 2/3 बहुमत पूरा मिला है साहब। दूसरी शर्त की बात आती है कुल के आधे से एक अधिक होना चाहिए, इसका मतलब 272 की संख्या से ज़्यादा है, तो 280 संख्या जो 272 से एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इस प्रकार में कंडीशन मानेंगे कि उपस्थित एवं मत देने वाले प्लस कुल के आधे से एक अधिक, ये वाली भी कंडीशन अप्लाई होती है तो हमारा बहुमत पास माना जाएगा। तीसरे प्रकार का बहुमत दूसरे प्रकार की अगर प्रयोग की बात की जाए तो इसमें एक जितने संवैधानिक पद होते हैं ज़्यादातर, निर्वाचन आयोग हो गया मान के चलिए, और निर्वाचन आयोग हो गया, मान के चलिए संविधान संशोधन जैसी प्रक्रिया हो गई, जज साहब हो गए, या कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, तो इन जैसी विशेष पदों के लिए CAG हो गया, तो इन जैसी विशेष पदों के लिए इस दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत शायद मैं बिना लिखे भी बता दूं आपको, उसमें मेजॉरिटी देखी जाती है कि कुल सदस्य संख्या जितनी आपकी है, तो कुल सदस्य संख्या आप लिख के बता देता हूँ मैं आपको। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तो इसकी कंडीशन जैसे कि मैं बोला था अभी मौखिक बता दूंगा आपको, तो मौखिक की बजाय मैं आपको ऐसे बता देता हूं। तो इसमें एक शर्त ध्यान रखी जाती है कि मैं आपसे दोनों विशेष बहुमतों में एक कंडीशन देखी थी आपने, उपस्थित एवं मत देने वाले। तो यहाँ कंडीशन ये न हो के ये होगी कि कुल सदस्य संख्या जो होती है आपकी, कुल सदस्य सदन की जो संख्या होगी
उसका आप 2/3 देखेंगे। ये संख्या जो होगी आपकी तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की होगी। और इस प्रकार से अगर इसकी संख्या निकाल के देखी जाए तो 543 का 2/3 अगर देखा जाए तो 3 एकम 3 3 24 और 3 एकम 3 और 2 से अगर इसको गुणा किया जाए तो तकरीबन 18 दूनी 36 और 362 कैंडिडेट अगर किसी पक्ष में होते हैं तो इसका मतलब आया कि वो तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत होगा। और इस विशेष बहुमत का प्रयोग जो है संवैधानिक तौर पर एक जगह किया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति वन महाभियोग के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान पर इसका प्रयोग है। तो ये 3 प्रकार के विशेष बहुमत आपने पढ़े विशेष प्रकार के, तो उसमें मैंने आपके बहुमत के जितने प्रकार होते हैं, साधारण बहुमत हुआ, प्रभावी बहुमत हुआ, विशेष प्रकार के 3 बहुमत होते हैं, जिसमें प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, सारे की चर्चा मैंने आपको डिटेल से कर रखी है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड और सुनते हैं जो संविधान में आपको देखने को या मतलब आप संविधान में लिखा नहीं है, हम कहने का मतलब जिसको होता है पूर्ण बहुमत की सरकार, या मान के चलिए विश्वास मत क्या होता है, अविश्वास मत क्या होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा एक चर्चा और देखूंगा। 3 वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो पूर्ण बहुमत की आप चर्चा सुनते हैं, पूर्ण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है, एक होता है विश्वास, एक होता है अविश्वास, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत का मतलब है कि किसी सदन संख्या जो भी आपकी होगी, उस सदन संख्या का आप पूर्ण बहुमत में हैं। सत्ता जो होती है, सत्ता का ये केवल लोगों की ये देखने के लिए किया जाता है कि सत्ता का जो प्रकार है, सत्ता की जो सीटों की संख्या है, सत्ता का जो बहुमत है वो किस प्रकार का है, पूर्ण है या मतलब गठबंधन टाइप का है। तो इसमें 2 प्रकार से अगर किसी पार्टी का गठबंधन वो आप अस्तित्व की बात करते हैं या बहुमत की बात करते हैं, अस्तित्व की बात करें या मत की बात करें, तो ये प्रकार 2 प्रकार से देख सकते हैं आप। तो एक तो कोई पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। एक होता है इसी से पूर्ण बहुमत तो है मगर अपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया है, जिसमें आप गठबंधन के सहारे किसी चीज़ को पूर्ण कर देते हैं, मतलब कोटा आपने पूर्ण कर रखा है, मगर अगर आपकी इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेशन देखा जाए तो उस तरीके से आप पूर्ण नहीं होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो मान के चलिए लोकसभा में जैसे 543 सीटें हैं और 543 सीटों में आपको पूर्ण बहुमत की सरकार कहलाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार में 543/2, इसका मतलब ये तो स्थिति होगी आपकी बराबर की, इसका मतलब है दोनों पार्टियां जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के बराबर हैं। अब बात आती है ये कितना हुआ साहब, तो मेरे दिमाग से 214 हाँ 271.5, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ साधारण बहुमत में कि दशमलव पद्धति का इस्तेमाल में 0.5 से लेकर 0.9 तक अग्रवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या का इस्तेमाल करते हैं। तो 271.5 बराबर 272 अगर मत आपके पास हैं, आपके पास 272 अगर लोकसभा के संदर्भ में अगर सांसद आपकी पार्टी के हैं तो इसका मतलब आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की है। कंडीशन देखी जाए तो ये संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये प्रयोग किया जाता है केवल बोलचाल की भाषा में, जैसे पत्रकार वगैरह यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कोई 2 विद्वान चर्चा कर रहे हो तो बुला रहे हो उसकी सरकार, उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की है, उनकी नहीं थी, या पहले पूर्ण बहुमत की कब हुई। तो इसके संदर्भ में आपने देखा वो सन 1989 के बाद ये पहला दौर था 25 साल का 2014 में, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी लेके आई। उसके बीच में फिर क्या कंडीशन है ऐसी, पूर्ण बहुमत की सरकार के अलावा फिर कैसे ये सरकार चला रही थी, इसका मतलब 25 साल से या उससे पहले, तो उस कंडीशन में होता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का मतलब होता है कि आप किसी तरीके से 272 वाली जो आपकी संख्या दी गई है इन सांसदों को जुटा लीजिए और आप अपना अस्तित्व यहाँ विश्वास मत के तौर पे आप दिखा दीजिए कि मेरे साथ पार्टी का मुझ पर विश्वास है और हमारे पास 272 जो आप पूर्ण बहुमत के लिए या किसी मेजॉरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमारे पास अगर हैं तो हम इसके लिए जिम्मेदार मतलब वो हैं
पार्टी बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में गठबंधन में मान के चलिए आपके पास सीट हुई 250 है, ये बीजेपी की सीट बता रहा हूँ, जैसे बीजेपी की 250 सीटें हैं और 250 के बाद अब उसको सीटों की ज़रूरत है, दो मेजोरिटी दिखाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होनी चाहिए। 272 में 250 उसके पास हैं, तो 250 अगर उसके पास हैं तो उसको अभी 22 सीटें ऐसी और चाहिए, जिसमें से मान के चलिए 10 सीटें किसी और अन्य पार्टी ने दे दी और 10 किसी और अन्य पार्टी ने दे दी, फिर भी उसके पास मान के चलिए 270 होती हैं। और 2 मान के चलिए निर्दलीय और जोड़ दिए गए उसमें, मान के चलिए वो कहते हैं कि वैसे तो ये प्रावधान है नहीं कि निर्दलीय किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा जीतने के बाद, ये मैं दल बदल अधिनियम में आपको बताऊंगा बाकी। मगर मान के चलिए किसी कारण से अगर 272 प्लस अगर वो सीटें कर ले जाता है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो गठबंधन की सरकार कहलाएगी, जो आजकल 2 अस्तित्व में आप एनडीए और यूपीए 2 सरकार वाली 2 एनडीए और यूपीए प्रकृति की 2 सरकारें आज के अस्तित्व में देखने को मिलती हैं, या तो एनडीए की रहती है या यूपीए की रहती है। चलिए, तो यहाँ आपके तीनों मैंने आपके पूर्ण बहुमत वाली सरकार की बात कर ली, और उसके बाद विश्वास मत की बात की जाए तो विश्वास मत केवल जब किया जाता है जब कोई पार्टी या विपक्षी पार्टी किसी पार्टी पर ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है और ये कहती है कि आपका विश्वास उस सदन को नहीं है और हम नहीं मान सकते कि आपके पास इतनी वोट बैंक है या आपके पास इतनी मेजॉरिटी वाली जो 272 कैंडिडेट हैं, तो आप ऐसा करिए, आप एक बार हमें दिखाइए। तो उसके लिए फिर जो सत्तासीन पार्टी रहेगी वो विश्वास मत लेके आती है। जो अविश्वास मत होता है उसमें साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, साधारण बहुमत से पास किया जाता है। बस इतनी इसकी खास बात रही है।